अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, ये क्लास चूंकि रिकॉर्ड संडे को हो रही है ना एक्स्ट्रा, तो मैं सीवीपी को ब्रेक करके 2 कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूं और ये चैप्टर सीवीपी का हिस्सा नहीं है, अलग चैप्टर है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में काम आना है। अच्छा, अब आप करें क्या, अब आप ये कर लें कि जो लेक्चर नोट कर रहे थे उस पर लिख लें कि सीवीपी जो रिमेनिंग है वो लेक्चर 82 से शुरू होगा, लेक्चर 82 से कंटिन्यू होगा। एक अलग चैप्टर है, छोटा सा है, टारगेट कॉस्टिंग। ये वो नहीं है जो मैंने सीवीपी के अंदर एक टारगेट सेटिंग चीज लिखी थी ना, ये वो नहीं है। सीवीपी वाले चैप्टर को मैंने ब्रेक लगाई है और ये चूंकि संडे की क्लास ले रहा हूं तो पता नहीं ये लेक्चर मंडे की क्लास तक सुना हो ना सुना हो, इसलिए मैं ना सीवीपी को ब्रेक करके ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं वो करा रहा हूं। एक है टारगेट कॉस्टिंग, ये चैप्टर है, इसका मैंने अलग चैप्टर बनाया हुआ है और इसका चैप्टर मैंने अपनी बुक में बनाया हुआ है 10। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है और इसमें आप से सेपरेट सवाल भी आ सकता है, लेकिन ये एक छोटा सा फार्मूला है बस, तो उस फार्मूले का वो किसी और सवाल की शक्ल में मिक्स कर देंगे। चैप्टर 10, इसकी कहानी सुन लें और अगर अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कहानी को 2-3 लाइनें तो लिख ही लीजिएगा। इसकी कहानी यह है कि जब कोई बिजनेस नया एंटर हो मार्केट में या कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करने लगे, तो बिजनेस नया है या प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च होने लगा है, अभी वो मार्केट में आएगा तो आते ही धूम मचा देगा, ये जरूरी नहीं है। नया आ रहा है तो हो सकता है कस्टमर्स अभी तैयार ही ना हो, अभी कस्टमर्स का टेस्ट ही डेवलप ना हुआ हो, या ये कह लें कि वो कंपेटिटर मार्केट में नया आ रहा है और नया भी उस मार्केट में जहां पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, तो नया प्रोडक्ट ला रहा हो या बिजनेस नया आ रहा हो और उस मार्केट में जहां पहले ही बहुत रश है, तो वो सेल प्राइस अपनी मर्जी से रख नहीं पाएगा, उसको मार्केट के हिसाब से रखनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल कंपनीज हैं, खैर अब तो मोस्टली लोगों ने पैकेज ही कराए होते हैं, शायद पता भी ना हो आपको, लेकिन अगर किसी को पता है तो नॉर्मली कॉल का रेट क्या चल रहा है? 2.5 रुपए 1 मिनट के। तो अभी कोई नई मोबाइल कंपनी अगर आएगी तो वो 10-12 रुपए रख सकती है सेल प्राइस? नहीं, उसको इतनी ही रखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा वो चेंज नहीं कर सकती, अनलेस कोई इतनी जबरदस्त सर्विस हो कि वो बाकियों पे लोग उस सर्विस को प्रेफर करके ज्यादा पैसे दे दें। तो ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी सख्त मार्केट में एंटर हो रहा हो या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो जो अभी लोग इतना वेलकम नहीं करेंगे, तो उसकी जो सेल प्राइस है, चलें जुमला रोक के एक और बात बताता हूं। आपने जो अकाउंटिंग में या कैलकुलेशन में पढ़ा है, आपको क्या लगता है सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? इकोनॉमिक्स की बात नहीं पूछ रहा, अकाउंटिंग, कॉस्ट के ऊपर। हाँ, तो अब तक आपको यही पता था कि जितना खर्चा आएगा उसमें प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिजनेस मार्केट में नया है, लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे चीज खरीदने के लिए क्योंकि पहले ही बहुत कंपटीशन है, या फिर प्रोडक्ट नया है
अगेन लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे, तो सेल प्राइस पे को बहुत मार्जिन, बहुत गुंजाइश नहीं होगी उसको ज्यादा रखने के लिए। तो अगर बिजनेस कमाना चाहता है तो फिर सेल प्राइस तो बढ़ा नहीं सकता, तो क्या करे, अपनी कॉस्ट कम कर ले। तो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि सेल प्राइस जो कि मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन होगी। अच्छा, पहले अगर इतनी कहानी किसी ने लिखनी हो तो लिख ले बेशक, कि ये टारगेट कॉस्टिंग का जो चैप्टर या कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूं, ये एक फार्मूला है, छोटा सा चैप्टर है, इसका सेपरेट सवाल भी आ सकता है और किसी और सवाल के साथ ये मिक्स भी हो सकता है, पार्ट ए बी करके। एक फार्मूला है बस। ये चैप्टर उस बिजनेस के लिए है जिसने नया मार्केट में एंटर होना हो, जिसमें पहले ही बहुत कंपटीशन है, मिसाल के तौर पे मोबाइल कंपनी, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। तो इनके पास सेल प्राइस अपनी मर्जी की रखने की गुंजाइश नहीं है। अगर इन्होंने कमाना है तो खर्चे ही कंट्रोल करने पड़ेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। सर्वाइवल नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल प्राइस मार्केट फोर्सेस से तय कर ली। क्या मतलब मार्केट फोर्सेस? डिमांड सप्लाई को देखते हुए, ये अंदाजा लगाते हुए कि कंपटीशन कितना है, लोग कितने, मार्केट सर्वे करवा लिया, फिर ये देखा कि कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब वो मार्कअप या मार्जिन कुछ भी हो सकता है। यहां से नीचे आ रहे हैं, अगर इतनी सेल प्राइस रख सकेंगे और इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितनी कॉस्ट इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी जाके वो इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे। इनका डिफरेंस, इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट। अब इसको यहां रोक के अपनी टीम से कहा जाएगा कि तुम बताओ भी तुम ये चीज कितने में बना लोगे। मटेरियल वाला कहेगा जी इतने में मटेरियल मिल जाएगा, लेबर वाला कहेगा इतने आवर्स में काम कंप्लीट कर देंगे, फैक्ट्री के और मसाइल होंगे। तो सारे एस्टीमेट्स लगवाने के बाद अभी तक हम क्या समझते हैं कि हम कितने में काम कर लेंगे। अगर ये इससे कम है तो बस सही है, लेकिन अगर ये ज्यादा है, ये हमारी टारगेट है, तो हमें अपने इस बेस्ट एस्टीमेट को कम करना पड़ेगा। अपने मटेरियल वाले से कहना पड़ेगा जाओ और कोई सप्लायर ढूंढो, ऐसे तो हम नहीं काम कर सकते, और किसी और क्वालिटी का मटेरियल ढूंढ के लाओ। लेबर वाले से कहेंगे कि लेबर से बात करो, रेट कम करवाओ, कोई और सस्ती क्वालिटी वाला लेबर ले आओ, किसी तरह से पैसे कम करो। तो प्रोडक्शन टीम को कहा जाएगा जी पैसे कम करें। अब जो आखिरी बात बताने लगा हूं उसके लिए मैं आपको वैल्यूज बताता हूं। यहां पे एक फार्मूला पूरा करना है मैंने, लेकिन एक मिसाल बताता हूं। हम एक प्रोडक्ट मार्केट में 400 से ज्यादा का नहीं बेच सकेंगे, और हम चाहते हैं कि हम जितने का भी बेचें को 25% तो प्रॉफिट हो ना, वरना तो हम क्या करेंगे। तो हमें इसको 400 का बेच के 25% प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी है कि ये चीज हमें कितनी कॉस्ट करेगी, 300। इसको कहेंगे टारगेट कॉस्ट। लेकिन हमारे बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक जो हमने वर्किंग की है, हम समझते हैं कि हम ये 370 का बना पाएंगे।
तो हम अगर 370 का बनाएंगे तो फिर तो हमें रिजल्ट ही अचीव नहीं होगा। तो अब हमें अपनी प्रोडक्शन टीम को कहना पड़ेगा कि कुछ सोचो और खर्चों को कम करो। कितने कम करवाने हैं उनसे? 70। इसको कहते हैं कॉस्ट गैप। तो अब हम अपनी प्रोडक्शन टीम को कहेंगे कि जो होना चाहिए और जो तुमने रिजल्ट बना के दिया है, इतना गैप है, इस गैप को रिड्यूस करो। हो गया चैप्टर। टारगेट कॉस्ट है और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का डिफरेंस कॉस्ट गैप है। तो कॉस्ट गैप वो है कि मैनेजमेंट अब प्लानिंग करेगी इसको मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा, अब ये मिनिमाइज या एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने मिसाल देते हुए ही समझा दिए थे। बताएं दोबारा क्या क्या हो सकता है, कैसे खर्चे कम कर सकते हैं? मटेरियल सस्ता खरीद लें। कैसे खरीद लें सस्ता? कैसे सस्ता खरीद लें? सप्लायर चेंज करके देख लें, बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट लेके देख लें, मटेरियल पे पहले और देखें, थोड़ी कम क्वालिटी वाला मटेरियल देख लें। एक और भी हो सकता है कि खरीदने की बजाय खुद बना के कोशिश कर लें मटेरियल, अगर हम खुद बना सकें तो। लेबर पे आए, लेबर को कम वेज रेट कैसे दें? रेट अच्छा नेगोशिएट कर लें, कम स्किल वाले लेबर से काम चला लें, कुछ ट्रेनिंग करवा के मोटिवेट करवा के उनसे काम ज्यादा ले लें, वही ना, मोटिवेट करवा लें। ओवरहेड्स को मशीनरी ऐसी हो जो उसमें टाइम कम लगे। तो ये वो स्टेप्स हैं जो लेके ये कॉस्ट गैप खत्म किया जा सकता है। तो आपसे ये थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है ये चीज, और न्यूमेरिकल सवाल कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने का हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सवाल अगर इस पे न्यूमेरिकली हो तो वर्ड वो कॉस्ट गैप पूछे, ये सारी कहानी पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इतने का बेच सकेंगे, इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रोडक्शन टीम ने फॉलोइंग एस्टीमेट दिए हैं, तो बताएं हम सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगने की कोशिश करें कि हमारा टारगेट मीट हो जाए, बताएं हम लेबर से कितना रेट कम करवाने की कोशिश करें कि टारगेट मीट हो जाए। तो वो कॉस्ट गैप पूछ रहा होगा। आ सकता है। अच्छा, एक तो उसमें थ्योरेटिकल चीजें जो थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती हैं इसी चैप्टर में, ये एडवांटेजेस, और इस चैप्टर का पहला ही पेज है, पेज 224, एडवांटेजेस। और ये जो क्लोजिंग टारगेट कॉस्ट गैप है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप, ये वही सारी मिसालें जो दे रहा था मैं, कि प्रोडक्शन प्रोसेस रीडिजाइन करके देख लें, डिस्काउंट की कोशिश कर लें, अच्छी नेगोशिएशन कर लें, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम कर लें। ये क्या समझ आता? यानी अगर हम मोबाइल बना के बेचते हैं और मोबाइल के ऊपर इधर एक चमकीला सा स्टिकर लगाते हैं, ना लगाएं वो स्टिकर, खर्चा बच जाएगा। या ये जो इस पे हमने वो कंपनी का नाम लिखा होता है, ये बहुत महंगे कलर का होता है, तो उससे क्या फायदा, उसको हल्का कलर कर लें। ये नॉन वैल्यू एडेड चीजें हैं। तो ये जो क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप है, ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। यही मिसालें जो मैंने यहां बताई हैं। चले जी, आप आ जाएं इसमें सवाल। पहले एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 या आई के पास्ट पेपर्स में। जी जी, it is a multidisciplinary approach and considers the entire supply chain. It could therefore have to promote cooperation.
यानी हम अगर ये जो मैंने भी मिसाल दी थी कि हम मटेरियल सस्ता कर लें, तो अब हमें ये पता चलेगा मटेरियल सस्ता कर लें, मटेरियल लाता कौन है? हम सप्लायर से खरीदते हैं। सप्लायर के पास कहाँ से आता है? फलानी जगह से आता है। चलो हम ऐसा करते हैं कि उस बंदे से खुद राब्ता कर लेते हैं, या खुद जमीन से निकाल के खुद ही हम लोग बना लेते हैं। और ये सप्लाई चेन होती है कि चीज हम तक पहुंच रही है, तो वो हम तक पहुंची कैसे, किस नेचुरल रिसोर्स से निकली थी, कौन किसान उगाता है, फिर काट के वो किसको बेचता है, फिर वो कहां पहुंचाता है, फिर वो कहां पहुंचाते हैं, पूरी सप्लाई चेन होती है। तो इसमें से हमें पूरी सप्लाई चेन का पता होगा तो हम अपना खर्चा बचा सकते हैं बीच में से किसी को रिमूव करके। इंटरमीडिएट को बीच में से हाँ। करके तो हम डायरेक्ट एक छोटा सा सवाल है 2022 स्प्रिंग, ये इस चैप्टर के पास पेपर के क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है। डेनमार्क आइसक्रीम। हाँ जी, पहुंचे? पहुंच गए तो पढ़ लें। डेनमार्क आइसक्रीम के नाम से सवाल है। मेरी बुक में आई कैप पास्ट पेपर्स में पहला ही क्वेश्चन है। स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 था। पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, पढ़ लिया। 3 नंबर का सवाल है सिर्फ। अच्छा, 4 नंबर का पार्ट क्या है? यही जो भी क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप था। आइसक्रीम बेचते हैं और अब हम फ्रोजन योगर्ट बेचना चाह रहे हैं, ठंडा दही। उसके बारे में ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, पॉइंट 1 2 3, ये फ्रोजन योगर्ट के बारे में है। लेकिन जो ऊपर टेबल है ये क्या है? ये जो उनका आइसक्रीम बिजनेस है उसके बारे में। बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन। वीकली इसका मतलब ये एक वीक का डाटा है, और मुख्तलिफ जगहों पर आइसक्रीम पार्लर्स हैं, तो उन सब का टोटल ये एक वीक का डाटा है। तो ये सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ये सब किसकी हैं? अभी एक वीक की और आइसक्रीम की हैं। अब अगर वो साथ फ्रोजन योगर्ट भी शुरू कर दें, आइसक्रीम बंद कर दें, नहीं, इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज, तो फिर उनका ख्याल ये है कि एक तो 800 योगर्ट बिक जाएंगे, प्राइस भी डिसाइड कर ली, लेकिन साथ ही साथ आइसक्रीम भी बढ़ जाएगी। आइसक्रीम क्यों बढ़ जाएगी? हो सकता है 2-4 दोस्त आए खाने के लिए, तो एक कहे मैं दही तो नहीं, मैं दही खाऊं मैं वहां के, तो चलो मैं आइसक्रीम खा लेता हूं, तो साथ साथ आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाएगी।
और पॉइंट 2 में इस फ्रोजन योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट बता दी, पॉइंट 1 और 2 सेल प्राइस पर यूनिट बता दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता दी, पॉइंट 3 फिक्स खर्चे बता दिए, और पॉइंट 4 में यह कह दिया कि हम चाह रहे हैं कि अगर हम योगर्ट भी बेचना शुरू कर दें तो हम 14% प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहेंगे। यही बताने लगा हूं। अब ये जो वो कह रहे हैं 14% मार्जिन कमाना है, ये योगर्ट पे कमाना है या जो अभी इस वक्त एक वीक की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ये इसके हिसाब से बात हो रही है। मैं अपना सवाल दोहराता हूं, जो अभी टेबल दिया हुआ है ये इस बिजनेस का आइसक्रीम का बिजनेस है और ये एक हफ्ते की इनकम स्टेटमेंट है। अगर वो योगर्ट भी साथ लॉन्च कर देते हैं तो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा, सेल्स भी बढ़ेंगी, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अब वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं 14% प्रॉफिट कमाना आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग। तो सिर्फ योगर्ट की बात हो रही है या पूरे बिजनेस की? पूरे बिजनेस की। अगर वो कहता ना मार्जिन ऑफ 14% ऑन योगर्ट, तो फिर ये समझ आता कि सिर्फ योगर्ट की बात हो रही है। कहता है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, और पीछे सारा कॉन्टेक्स्ट भी क्या है कि आइसक्रीम का बिजनेस है, वो इन एडिशन टू आइसक्रीम योगर्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है। फिर आगे योगर्ट का डाटा है और ये भी बता दिया कि आइसक्रीम की भी सेल बढ़ेगी। तो अब जब वो प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, तो पूरे बिजनेस का ना रिक्वायर्ड है कॉस्ट गैप। तो कैसे कैलकुलेट करें जी? हाँ जी, क्या करें? आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्स से जो जो उम्मीद है उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल लें और 14% लगा के प्रॉफिट निकाल लें। चलें रहने दें, मैं करके बताता हूं। ये तो पता चल रहा है कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, सिर्फ योगर्ट का नहीं। ठीक है, चलें पहले पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं। स्प्रिंग बाइस सेल्स कितनी हो जाएंगी? अब जितनी आइसक्रीम की थी वो तो होंगी, इनफैक्ट वो बढ़ेंगी, और साथ फ्रोजन योगर्ट की भी ऐड हो जाएंगी, तो सेल्स हो जाएंगी। अच्छा, रुपीज है, 1000 है, मिलियन है, क्या है? रुपीज है 1000 में। तो सेल्स में आइसक्रीम की जो पहले थी कितनी थी? 500, ये बढ़ जाएंगी इतनी। अच्छा, और योगर्ट की कितनी? एक कप कितने का बेचेंगे? 190 का, और 800 कप बेच लेंगे, 152। ये हो जाएंगी सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट भी होंगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। आइसक्रीम की कितनी? 350 हो रही थी पहले, तो अब भी उतनी रहेंगी। फिर वॉल्यूम चेंज होता है तो सारी वेरिएबल टोटल चीजें, ये मैंने ना आपको सीवीपी से जस्ट पहले प्री सीवीपी जो बता रहा था उसमें 2 कंक्लूजन निकाले थे। उसमें कहा था कि अगर आपको एक साल की या एक पीरियड की टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगले पीरियड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स पीरियड कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट ने सिर्फ इन्फ्लेट होना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ने प्राइस चेंज भी आनी है, वॉल्यूम चेंज भी आना। ये प्री सीवीपी कराते हुए बताया था। तो अगर सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सेल्स भी टोटल चेंज होंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल चेंज होंगी। अभी हैं 350, ये हो जाएंगी 1.1, 385। और योगर्ट की कितनी आएंगी?
150 इंटू 800 120, बल्कि क्या डब्बे लगाएं बार बार, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट पहले कितनी है? ये बढ़ जाएंगी। अच्छा, अब ये जो 12% बढ़ेंगी, इनके अलावा भी कोई अलग से बताई हुई है फिक्स कॉस्ट या बस यही है? ये हो जाएंगी 112 112। और कोई खर्चा? जी 85 फिर 85 हो गई क्या 85 हो गया? टोटल प्रॉफिट, अच्छा डायरेक्ट प्रॉफिट। चलिए इसका भी डब्बा बना दें कॉस्ट का, क्योंकि एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। कितना? 617। अब इस सवाल को ना दो तरह से कर सकते हैं, एक सामने कर रहा हूं और फिर एक और तरीका भी बताता हूं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, एक्सपेक्टेड इसलिए कि हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही है 85, जबकि टारगेट प्रॉफिट कितना है, यानी हम कमाना चाहते कितना है? 702 का 14%, 98.28। तो हम अपने खर्चों को कितना कम करें कि ये प्रॉफिट कमा लें? 13.28। ये है कॉस्ट गैप। और आप कॉस्ट गैप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लिखें, ये प्रॉफिट ना निकालें, सेल्स निकाल लें, कॉस्ट निकाल लें बस, और आप लिखें एक्सपेक्टेड कॉस्ट 617 और टारगेट कॉस्ट 702 का 86%। तो दोनों तरह में से जो मर्जी कर लें। ये आ गए 3 नंबर। देखें, जितना हम कमाना चाहते हैं उतना कमाते नजर नहीं आ रहे, तो खर्चे कम करने पड़ेंगे ना। तो कॉस्ट गैप यही है कि कितने खर्चे कम करेंगे तो टारगेट पूरा होगा। कॉस्ट गैप ये है कि जितना हम बेच पाएंगे उसके लिए हम कितनी कॉस्ट करते हैं तो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल होगा, जबकि हमें क्या लग रहा है हम कितनी कॉस्ट करेंगे। तो जो उनका डिफरेंस है वो कॉस्ट गैप है। इसका मतलब है कि हमें अभी इस वक्त लग रहा है हम इतना खर्चा करेंगे, हमें इतना मजीद कम करना है, निकालनी पड़ेगी कोई गुंजाइश। जितना खर्चा होने की उम्मीद है और जितना खर्चा होना चाहिए उनमें फर्क है ना। हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर यहां तक पहुंचना है तो इसको कॉस्ट गैप कहते हैं। अब मैनेजमेंट इसकी कोशिश में निकलेगी कि कैसे कम करें। कॉस्ट गैप यही है। डन हो गया चैप्टर। चलिए एक सवाल और करा देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये ना आंसर निकालने का जो आपने सबसे पहले किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये ना आंसर निकालने का। अगर उन्हें कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज करना होगा तो उसके लिए सारा काम होगा, करना पड़ेगा, उसके कहना होगा हम अल्टरनेटिव। अरे नहीं भाई, उसने कॉस्ट गैप पूछा है, हमने कॉस्ट गैप कैलकुलेट कर दिया। हम ये उसको थोड़ी बताएंगे कि हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी करते थे, बस कर दिया एक तरीके से। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको ऐसे कर दें तो भी ठीक है। यानी ये मैंने किसका अल्टरनेटिव किया है? इसका।
ये दोनों तो निकालने ही पड़ेंगे। तो इन दोनों को निकाल के प्रॉफिट्स के डिफरेंस को टारगेट कॉस्ट कहते हैं या कॉस्ट के डिफरेंस को टारगेट कॉस्ट कहते हैं? जी कॉस्ट गैप, हाँ तो फिर उस सवाल में क्यों कहेगा कॉस्ट गैप निकालें? मतलब फिर तो सही है, सब सही है ना। अब इसमें डिस्कस करने वाला क्या है? इसमें तो खुश होने वाला काम ही है बस। इसको डिस्कस क्या करना है? नहीं, अगर कॉस्ट गैप ही नहीं है, यानी जितना होना चाहिए हम ऑलरेडी उस पे हैं, तो उसमें वो क्या डिस्कस कराएं? हम कहेंगे शाबाश, बस और क्या डिस्कस करना है? मसला है तो उस पर डिस्कशन है ना। कॉस्ट गैप एक मसला है कि जितना हम चाह रहे हैं, अगर उतना प्रॉफिट हासिल करना है तो इतने खर्चे में चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर हमें इससे ज्यादा खर्चा होता नजर आ रहा है तो फिर हमें अपने इस खर्चे को कम करना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको कम करने के लिए। जितना कम करना है उसको कॉस्ट गैप कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आई कॉस्ट गैप। नहीं नहीं आई, नहीं आई। चलें उससे अगला सवाल पढ़ लें, वो भी कर देता हूं। हाँ तो टारगेट कॉस्टिंग ऐसे ही, बस ये दो ही सवाल हैं। लेकिन है सिलेबस में, ये ना हो कि आप कहें जो छोड़ो रहने दो, भाग गया सवाल फिर। तो सिलेबस में तो है। इससे अगला सवाल है स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, हाईटेक लिमिटेड। स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, उसमें क्वेश्चन 6 था हाईटेक लिमिटेड। ये पढ़ ले, मैं करता हूं।
जी पढ़ लिया तो मैं करूं। कहीं कॉस्ट गैप का नाम आया है? सिवाय पेज में जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हेडिंग में। हाँ जी, कहीं टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट गैप कहीं पर सवाल से पता चल रहा है? सवाल से चल गया पता? ये तो अभी करा रहा हूं इसलिए पता लग रहा है, वरना तो नहीं पता लग रहा है। हाँ भाई, यही कहना था, वर्ड टारगेट से नहीं पता लगता है। बात सिर्फ टारगेट ही में देख के फैसला नहीं कर लेना, क्योंकि टारगेट तो पता नहीं और किस सवाल में टारगेट का वर्ड आ जाए, तो इंग्लिश का वर्ड है। सिर्फ टारगेट से नहीं ढूंढना है कि टारगेट प्रॉफिट, ये टारगेट का सवाल आ गया, इससे नहीं ढूंढना है। हो सकता है किसी का कंपनी का नाम टारगेट लिमिटेड हो, फिर आप कहीं टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आ गया। तो सिर्फ टारगेट का वर्ड नहीं देखना, पूरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बेचा करते हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि एक नया कंपोनेंट EXV99 हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, क्रेन्स कह लें, उनके हम पार्ट्स बेचते हैं। तो हम एक नया पार्ट लॉन्च कर रहे हैं EXV99 बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे। अभी हमने मार्केट में सर्वे करके ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि हम ये टोटल 5 लाख यूनिट्स बेच सकेंगे एक वक्त में। प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल क्या मतलब? जब तक हम जिंदा हैं तब तक कितने बेच लेंगे? हैं? जब तक मशीन जिंदा है? हैं? जब तक नहीं, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्टेड मतलब फोरकास्ट। क्या उस फिर शाम को बंद हो जाएगी मार्केट, तो फिर नहीं होगा। क्या मतलब प्रोडक्ट की लाइफ टाइम? क्या मतलब है प्रोडक्ट जब तक मार्केट में? हाँ, जितने साल तक प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, उसके बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ये वाला प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाए। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने तक इतने हम टोटल यूनिट्स बेच लेंगे। कितने साल हैं पता नहीं, बस उन्होंने ये बता दिया कि टोटल 5 लाख यूनिट्स हम बेच सकेंगे टोटल प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम में। कितने का एक बेच लेंगे और हम कितना कमाना चाहते हैं। टारगेट का मतलब सिर्फ इतना है कि हम कितना कमाना चाहते हैं। तो इस टारगेट के वर्ड से नहीं है ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल, ठीक है, लेकिन इतना एक हिंट जरूर मिल गया कि हम इतना कमाना चाहते हैं। अब आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर चाहिए होगी। अच्छा, हमारा बिजनेस नया शुरू हो रहा है? नहीं, हम पहले भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये एक नया प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च करने वाले हैं। पॉइंट 1 से लेके 3-4 तक इस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अभी तक डाटा क्या है? पहले पैराग्राफ से पता चल रहा है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। पहले टेबल से पता चल रहा है कि इतने टोटल यूनिट्स बेच सकेंगे जितने भी साल में और इतना कमाना चाहते हैं। और
0.1 से लेके 0.4 तक ये पता चल रहा है कि इसके लिए क्या क्या कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। 0.1 से लेके 4 तक इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इससे क्या फिगर कैलकुलेट हो सकती है? मटेरियल, लेबर, क्या कैलकुलेट हो सकता है? कॉस्ट, कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और जो वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस इतनी है और टारगेट प्रॉफिट इतना है, तो यहां से हमें टारगेट कॉस्ट पता चल जाएगी। रिक्वायरमेंट में इसने पूछा हुआ है कि बताएं हम टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें। इस कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि कॉस्ट गैप निकालना है, वर्ड टारगेट से नहीं पता चल रहा। सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसकी प्राइस बताई हुई है, उसके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं 0.1 से लेके 4 तक वो बताए हुए हैं, और टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो अगर वो पूछ रहा है कि सप्लायर से डिस्काउंट लेना है तो बताएं कितना डिस्काउंट लें ताकि उतना कमा सकें जितना कमाना चाहते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कॉस्ट गैप का सवाल है। ठीक है, जाग रहे हैं? ऑलमोस्ट। स्प्रिंग 15, कौम जाग रही है कि नहीं? चाय पिलाऊं? उससे नींद पे तो फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, है? पड़ता है वाकई? मतलब आती है कि जाती है? लेकिन कौन पढ़ाई छोड़ के जाएगा चाय लेने यार, तो है ना? तो चले जाओ अगली टाइम में पढ़ लेना आके, कोई बात यार किसी दिन ना हंसते हंसते मर जाओगे पता लगेगा। देखो हंसते हंसते आया था, हंसते हंसते चला गया, क्या जिंदगी गुजार रहा है? चलो पूछता हूं यार, बेटा चाय यहां से मिल जाएगी कहीं से? नहीं सबके लिए वो जो पता नहीं कप मिलता कोई 60-70-80 रुपए का, कौन ला देगा? किससे पूछोगे? अच्छा जाने लगे थे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा हम पर यूनिट सेल प्राइस और पर यूनिट कॉस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और टोटल भी कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में टोटल फॉर द वीक कैलकुलेशन कर रहे थे, जो मैंने पहले मिसाल बताई थी वो पर यूनिट था, तो टोटल भी कर सकते हैं, पर यूनिट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी है तो टोटल करना ज्यादा बेहतर है। अच्छा उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कमाना चाहते हैं, तो हमें फिर फिक्स कॉस्ट भी लेनी है ना, प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए इसको पर यूनिट करके भी कर सकते हैं और टोटल भी कर सकते हैं। तो मैं टोटल कर लेता हूं, क्या क्या है जी? मटेरियल एक यूनिट के लिए, अच्छा ये 7 ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ, ब्रैकेट में नहीं मतलब हेडिंग में, क्या मतलब है नेट? पॉइंट नंबर
2 के आखिरी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि 6% प्रोसेस के दौरान लॉस हो जाता है। तो ये जो बाकी वजन बच जाता है ना, ये इन्होंने बाकी वजन बताया है नेट। तो मटेरियल कॉस्ट तो उसको कहते हैं जो इनपुट है। तो हमें इस 1 यूनिट और 1.5 किलो और 1 यूनिट को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो ये XX भी जाया होता है? नहीं, ये एक ही लगता है। 1 यूनिट हो सकता है, कोई 1 लीटर, कुछ भी, को बस कोई एक 1 दिया हुआ है। तो 5 लाख टोटल हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, एक के लिए लगेगा 1, और ये मिलेगा कितने का? 2350। मिलियन में बता रहे हैं? 1175। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। सर वो आपने 5 लाख की चीजें ले ली ना, फिर उससे 5 लाख नहीं है, 5 लाख ही है ना? भी है, पॉइंट भी आ गए। वाई एक प्रोडक्ट के लिए लगेगा 1.5 किलो, लेकिन ये 1.5 किलो नेट क्वांटिटी है। तो इसको हमें करना पड़ेगा 0.94, क्योंकि 6% है। पॉइंट नंबर 2 के लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है 6% है जो जाया होता है वाई और जेड। और एक वाई कितने का मिलता है? आगे भी मिलियंस में चल रहे हैं ना, तो डेसिमल में 2 तो लगा ही लिया करें। और जी 5 लाख 1 डिवाइडेड बाय 0.94 और इंटू 1 कितने का होता है? 1200। 638.30। अच्छा, ये तो हमें सप्लायर से इतने का मिलेगा, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है कि ये हम इंपोर्ट करेंगे इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स। का मतलब है कि हम 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक वक्त में मंगवाया करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने टोटल 5 लाख के लिए मंगवाने हैं ना, इस लाइन का कोई इंपैक्ट नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है कि हम 1000 यूनिट्स के लिए एक वक्त में सामान मंगवाया करेंगे। तो हम तो वैसे ही टोटल 5 लाख यूनिट्स की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब वो हम 1000 करके मंगवाएं कि 10,000 करके मंगवाएं, हमने तो टोटल मंगवाने ही है। तो जब वो हमारे पास पाकिस्तान में पहुंचेगा तो उस पर 15% ड्यूटीज लगेंगी, तो वो भी तो कॉस्ट ही है। तो इन पे इन पे लग जाएंगी 15% ड्यूटीज। मुझे नहीं पता, मैं तो सुनी सुनाई बात पे यकीन कर रहा हूं। 4.55। तो मटेरियल कॉस्ट हमें टोटल पड़ जाएगी 3369.87। ये हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पड़ जाएगी। ये मैंने आपको पॉइंट 1 की सारी अंग्रेजी बता दी और पॉइंट नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस बता दिया। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट चार्जेस, ये दोनों की बात हो रही है 15%।
क्योंकि 15% ही बताया बस, तो इन दोनों का बताया हुआ, कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस। नहीं सर, मैं कहता कि इंक्लूसिव नहीं होंगे, मतलब इनमें इंक्लूड करके ये जो टोटल प्राइस में आता है जिसमें कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है, ये जो इन्होंने मटेरियल्स की दी है, जैसे 2,350 दी है, इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं होगी। क्यों लगता है कि इंक्लूडेड है? तो उसमें क्या है, इंपोर्ट चार्ज विल बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो जो जिस कॉस्ट अरे सेंटेंस शुरू से हो रहा है, वहां से चलो ना यार, कस्टम ड्यूटी एंड अदर इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस। हाँ हाँ, तो वो जो ऊपर दी हुई है कॉस्ट, उसका 15% ड्यूटी होगी। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये शामिल है ऑलरेडी? क्यों? क्योंकि उसमें कोई इस तरह से इंडिकेशन नहीं दी गई ना कि अलग से हमने इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट की है। अलग सेंटेंस लिखा हुआ है और कॉस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, ऊपर कॉस्ट आ रही है और लिखा है कि ये हम खरीदेंगे फिर कस्टम ड्यूटी पड़ेगी, तो ये कैसे मतलब निकल रहा है कि उसमें शामिल है? मैं ये नहीं समझ पा रहा असल में। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, कोई गलती लग रही होगी तो मैं उसको ठीक करूंगा ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कैसे लग रहा है कि इसमें शामिल है। किसी वजह से ही लग रहा होगा ना। तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइसेस में क्या होगा? हाँ। थोड़ा सा जो है ना, ये लग रहा है कि 15% उसके अंदर इंक्लूडेड है, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इससे क्यों लग रहा है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस? क्योंकि कॉस्ट मतलब जितने का हमने मंगवाया उसके अंदर हमने कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है। ये अंदर कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो अंदर है इसमें शामिल, ये किसका मतलब निकल रहा है? ये और भी किसी को लग रहा है कि इसके अंदर शामिल है? तो ऑफ का मतलब अंदर तो नहीं होता यार। हाँ जी, आप क्या कहना पूछ रहे? ये लग रहा है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नहीं, वुड बी का मसला नहीं है, क्योंकि ये जो सारा डाटा है ये सब वुड ही है, ये सारा डाटा एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन इंपोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, फुल स्टॉप। अब वो जो ऊपर टेबल में दी हुई है उसके साथ क्या हेडिंग है? कॉस्ट, वो कॉस्ट है। नीचे कह रहा है 15% ऑफ कॉस्ट, तो इससे ये कैसे पता चल रहा है कि कॉस्ट के अंदर ये 15% शामिल है? ये नहीं मुझे बात समझ आ रही। दो लोगों को लग रहा है तो उसका मतलब कोई है भी रीजनेबल लोग ही लग रहे, तो किस वजह से लग, देखो मुझे वो वजह नहीं समझ आ रही ना, ताकि मैं उसका फिर बताऊं कि नहीं नहीं यार ये मतलब नहीं था इसका। तो मुझे तो ऐसे ये 15% ऑफ कॉस्ट से, यही तो मैं परेशान, मैं यही तो अंग्रेजी जानना चाह रहा हूं कि ऑफ से कैसे पता चला कि इसमें शामिल है। चलो फिर सोच के बाद में दोबारा पूछते हैं ना। 15% ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, ओके। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी में कोई आगे ऑफ के अलावा कोई और सवाल? पॉइंट नंबर 2, लेबर। अच्छा, अब हम ना वेरिएंस में आइडल आवर्स पढ़ चुके। बिजनेस को लेबर कॉस्ट क्या करती है? वेज रेट इनटू आवर्स वर्कड या इनटू आवर्स पेड? आवर्स पेड। कॉस्ट तो बिजनेस को आवर्स पेड पड़ती है, ठीक है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि एक यूनिट बनाने में लेबर के 1.8 आवर्स चाहिए और वेज रेट 200 है। यहां तक तो सिंपली 1.8 आवर्स लगते हैं एक यूनिट के लिए, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.8 इंटू 200 रुपए। यहां तक 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.8 एक यूनिट के लिए घंटे और 200 रुपए पर आवर। अगली बात, प्रोडक्शन 8 घंटे की शिफ्ट में होती है और जब शिफ्ट शुरू होती है तो वर्कर्स आके मशीनें ऑन करते होंगे, अपने अपने जो भी उनके इक्विपमेंट वो लेके काम शुरू करने लगते होंगे। पता नहीं एक्सपीरियंस हुआ हो कि ना हुआ हो, बाइक कभी सर्विस ट्यूनिंग कराने सुबह सुबह ही पहुंच गया हूं। जब उन्होंने वर्कशॉप खोली है तो वर्कशॉप खोलते साथ ही
वो काम शुरू नहीं कर देंगे। सामान रखा होगा, फिर वो सामान निकालेंगे, फिर हर वर्कर जो है वो अपना अपना सामान लेके अपनी जगह पे जाएगा। अपनी अपनी जगह की जो मशीन है, वो जो स्टैंड है जो मोटरसाइकिल उठा के ऊपर करता है, उसका स्विच ऑन करना होगा। यानी सारा जो वो क्लोज शट डाउन करके गए थे उसको आके दोबारा खोलना होगा। 5 7 8 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो जब हर शिफ्ट के शुरू पे मशीन सेटअप होती हैं तो आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, इस आधे घंटे में वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे तो उनको आधे घंटे के पैसे भी नहीं दे रहे होंगे। शिफ्ट शुरू हो गई तो अब ये 30 मिनट्स वो हैं जो उधर आइडल टाइम पड़ा था। हमें पैसे पड़ेंगे आवर्स पेड के। तो ये जो 5 लाख यूनिट्स हैं, अच्छा एक ना मैं यूनिटरी मेथड से ब्रैकेट में सॉल्व कर दूंगा, और ये ना समझ आई वैसे तो खैर सामने जो लोग बैठे उनको अगर आ भी गई, फिर भी हो सकता है बाकियों को ना आए, तो मैं इसका एक और तरीके से भी बता दूंगा। पहले ब्रैकेट वाला बताता हूं। 1.8 ये जो आंसर आएगा ये आवर्स वर्कड होंगे कि आवर्स पेड? ये आवर्स वर्कड होंगे, क्योंकि एक यूनिट के लिए लेबर को इतना टाइम लगता है। 8 घंटों में आधा घंटा जाया होता है, यानी हर 8 घंटे के पैसों में काम कितना हो रहा होगा? 7.5 घंटे। तो अभी ये इस वक्त 8 है कि 7.5 है? ये 7.5 है। अगर ये 7.5 है तो 8 क्या होगा? क्या करूं? ये समझ आया कि नहीं? ये आ जाएंगे आवर्स पेड, और इनके साथ फिर 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 192 बस। 7.5 वर्क को पेड में तो दिया जी, ये वर्कड है। तो ये जो वर्कड है ये 7.5 है, तो हर 7.5 घंटे काम के लिए पैसे 8 के देने होते हैं, तो ये वर्क को पेड में कन्वर्ट किया है। और अगर ये 8/7.5 ना किसी को समझ आया तो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं। 5 लाख इंटू 1.8, इतने टोटल आवर्स का वर्क चाहिए। कितनी शिफ्ट चाहिए? इतना वर्क, एक शिफ्ट में कितना वर्क होता है? 7.5। वर्क कितना होता है? 7.5 ना। तो ये टोटल घंटे चाहिए और इसके लिए इतनी शिफ्ट चाहिए। अब ये आंसर क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ शिफ्ट्स। हर शिफ्ट में कितने घंटों के पैसे देते हैं? 8। ये हो गई डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल एफओएच भी हैं, फिक्स्ड एफओएच भी हैं। फिक्स्ड एफओएच लेने हैं या नहीं लेने हैं? लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉफिट कहा है तो लेने हैं। वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच। पॉइंट 2 तक मैंने बता दिया पूरा। पॉइंट 2 की अंग्रेजी पढ़ लें। इस अंग्रेजी में कोई एतराज है तो बताएं। शिफ्ट वाला पॉइंट एक बार ये जो मैंने किया है इस तरीके से किया है। नहीं, यूनिटी मेथड तो मैंने ये लगाया। मैंने ये किया है कि टोटल इतने आवर्स का काम चाहिए। एक शिफ्ट में 7.5 घंटे काम होता है, तो इतने घंटों के काम के लिए कितनी शिफ्टें चाहिए होंगी? डिवाइड बाय 7.5। अब हमें ये पूरे 5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए टोटल इतनी शिफ्ट चाहिए होंगी। पता नहीं कितने साल हैं, टोटल इतनी शिफ्ट चाहिए होंगी। एक शिफ्ट के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? इंटू 8 इंटू 200। ये मैंने सिर्फ उस हरे को तोड़ के बताया बस, वरना मैंने यूनिटी मेथड वो बताया है। अगर इस क्वेश्चन में
ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले पॉइंट में, पॉइंट 3 में, ये नॉर्मल कैपेसिटी ना लिखी होती, अच्छा हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये इस बिजनेस के और भी काम है ना, तो पिछले सवाल में आइसक्रीम्स थी पहले और अब योगर्ट और आ रहे थे, तो वो हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे थे क्योंकि उसमें कहा था 14% प्रॉफिट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, तो वो पूरे बिजनेस का था, सारे बिजनेस के खर्चे। यहां पर सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाकी एग्जिस्टिंग बिजनेस का कुछ नहीं पता, तो हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखनी है ना, तो प्रॉफिट पूछा हुआ है चूंकि, तो हमें इस प्रोडक्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी डालने हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्ट में जब किसी डाले जाएंगे तो वो तो ओएआर के जरिए ही डल सकते हैं। वैसे भी ये सब बजटेड है या गुजरा हुआ डाटा है? बजटेड है। अगर ये नॉर्मल वाली बात ना लिखी होती, नॉर्मल, तो हमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। अभी मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ने पड़ेंगे। दोबारा सुने, पॉइंट नंबर 3, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग कहीं बताए हैं या बस प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहे हैं। और इनको किससे लिंक किया हुआ है? आर से, लेबर आर से, मशीन आर से, है लेबर आर से। तो अगर हमें इसको लेबर आर से लिंक करना है तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमें कोई पर आवर रेट पता हो, उसको इनटू ये कर देंगे, आवर्स वर्क या आवर्स पेड? वर्कड, वर्क, ओवरहेड्स का ताल्लुक वर्क से है, तो आवर्स वर्क से हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आर से रिलेट किया हुआ है तो हमें फिर कोई पर आवर रेट चाहिए और उसको हम इस प्रोडक्ट में लगने वाले लाल वाले आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात यहां तक दोबारा बता रहा हूं, हमने यहां वेरिएबल और फिक्स्ड शामिल करने हैं। दोनों क्यों करने हैं? क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है, इसलिए दोनों लाने पड़ेंगे। इनकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है लेकिन उसमें इनको जोड़ा हुआ है लेबर आवर्स के साथ, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई पर आवर रेट हुआ तो उसको फिर इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इनका पर आवर रेट चाहिए, तो वो ओएआर ही होता है ना। फिक्स्ड ओएआर निकालने के लिए डिनोमिनेटर में बजटेड आवर्स लेते हैं कि नॉर्मल आवर्स? नॉर्मल आवर्स। अगर ये बजटेड वाली लाइन नहीं, चले रहने दें, पहले मैं ओएआर निकाल लूं फिर बोल दूंगा। तो हमें इन दोनों के ओएआर निकालने, क्यों निकालने? क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है, इनको जोड़ा गया है लेबर आर के साथ, तो हमें इनका कोई पर आर रेट चाहिए होगा जिसको आर से मल्टीप्लाई करें, तो वो पर आर रेट ओएआर होता है। और दोनों क्यों लिखने हैं, सिर्फ वेरिएबल क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट का है। तो इन दोनों का अब ओएआर निकालते हैं और आपको क्वेश्चन में इन दोनों का डाटा इकट्ठे दिया हुआ है, टोटल ओवरहेड्स, और 2 एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए हैं। तो किस लिए? कि हाई लो मेथड लगाएंगे। हाई लो मेथड लगाते हैं। एक्टिविटी दी हुई है आर्स और टोटल एफओएच दिए हुए। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 1 में क्या है? कितने आज कितने? 950,000 और एफओएच 65। दूसरे क्वार्टर में 68 और आर्स 36 नहीं 24। तो वेरिएबल ओवरहेड बन गया 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ₹24 पर आर।
और इनमें से फिक्स्ड ढूंढने के लिए इसको इनमें से किसी में भी पुट कर लें। इसमें कर लें, चलें 68, ये हो गया y इज इक्वल टू a, पता नहीं, प्लस 24 इंटू एक्स, इसमें रखा है मैंने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहां से टोटल क्या जी, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड बन गए कितने, 428,000,000। मुझे नहीं पता है, हाँ हाँ माइनस करना है ना, हाई लो मेथड में डिफरेंस लेना होता है ना। हाई लो क्यों लगाया ये मैंने दोबारा बताना है, ये मैं नॉर्मल से रिलेट कर रहा था लेकिन मैंने उस बात को छोड़ दिया। अभी सिर्फ ये दोबारा सुन लें कि वेरिएबल ओवरहेड्स ही ले लेते, फिक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसलिए दोनों लेने हैं। आपको ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन आर्स के साथ लिंक की है, तो हमें उसके लिए कोई पर आर रेट निकालना होगा जिसको फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड्स निकलेंगे। अब मैंने वो पर आर रेट निकालना था, पर आर रेट निकालने के लिए हाई लो मेथड क्यों लगाया इसका भी जवाब देता हूं। लगा लिया, ये आ गया पर आर, इसको पर आर के लिए क्या करूं, फिक्स्ड ओवरहेड को पर आर ओ आर बनाने के लिए क्या करूं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आर्स, नॉर्मल आर्स। तो अब इसको जब हम फिक्स्ड ओ ए आर पर आर बनाएंगे तो इसके लिए 428,000,000 को डिवाइडेड बाय, हाँ 1 मिलियन। कैसे 1 मिलियन, आप बताएं 1 मिलियन क्यों। हाँ जी 1 मिलियन क्यों, 4 मिलियन एनुअल दिए हुए हैं, जबकि हमने इसने 2 क्वार्टर नहीं, हमने इस वक्त जो डेटा सॉल्व करके फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाले हैं ये कितने अरसे के हैं, ये 1 क्वार्टर के हैं। देखें ये क्वार्टरली डाटा है ना, ये क्वार्टर का डाटा है। इससे हमने जब हाइलो मेथड लगाया तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कितने अरसे के निकले, 1 क्वार्टर के। तो 1 क्वार्टर के हैं, जबकि नॉर्मल लार्ज आपको सवाल में 4 मिलियन एनुअल दिए हुए हैं और साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो इसलिए 4 मिलियन की जगह 1 मिलियन आवर्स आ गए जो कि 1 क्वार्टर के हैं। तो ये बन गया 42.8। ये 2 फिगर्स हमें चाहिए थी। पर आर आगे, अब वेरिएबल के लिए हम लगा लेंगे 24 रुपए, 5 लाख इंटू 1.8, ये आ गए आवर्स वर्कड, और इंटू 24, और फिक्स्ड के लिए हम 5 लाख इंटू 1.8 इंटू 42.8। टू 21.6 38.52।
हाँ जी, ये दोनों फिगर्स निकल आई हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा बताता हूं कि हाई लो मेथड क्यों लगाया। हमें अगर किसी एक नहीं, ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है, इतना पता चल रहा है। तो हमें इस टोटल तक पहुंचने के लिए पर आवर को मल्टीप्लाई करना था इन आवर्स से, तो पर आवर चाहिए था। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से बस कोई एक डाटा दिया होता, कोई एक, टोटल ओवरहेड्स टोटल आवर्स, तो पर आवर कैसे निकालते? डिवाइड कर देते, दिस डिवाइड बाय दिस कर देते। हो सकता है ये दिया होता, दिस डिवाइड बाय दिस कर देते। अब इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स्ड भी शामिल है, दोनों को हम इस क्वार्टर के आर से डिवाइड कर रहे होते। दोनों को हम इस क्वार्टर के ही जो भी असल आर्स थे उससे डिवाइड कर रहे होते। ये जो लाइन लिख दी है ना इसने, नॉर्मल आर्स इतने हैं, तो बिजनेस नॉर्मल आर्स नॉर्मल प्रोडक्शन निकालता ही क्यों है? फिक्स्ड ओएआर के लिए। फिक्स्ड ओएआर के लिए वो नॉर्मल का वर्ड निकाल, वो नॉर्मल सेट ही इसलिए किया होता है कि नॉर्मल फिक्स्ड के लिए निकाला होता है। मैंने आपको मार्जिन एब्जॉर्प्शन में सिखाई थी ये बात कि बिजनेस नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मल आवर्स निकालता ही इसलिए क्योंकि उसने उसको फिक्स्ड ओएआर के लिए यूज करना होता है। और मैंने आपको तब फिक्स्ड ओएआर में यह भी कहा था कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लेने हैं अगर गिवन हो तो। नॉर्मल का वर्ड आ गया ना, इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि पर आवर के लिए फिक्स्ड को नॉर्मल आवर से डिवाइड करना है। वेरिएबल को भी नॉर्मल से करना होता नहीं, तो चूंकि फिक्स्ड को नॉर्मल आवर से डिवाइड करके पर आवर निकालना था, वेरिएबल को तो इनमें से किसी से भी डिवाइड कर लेते, इसलिए हमें वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग करने पड़ने थे। और जब अलग करने थे तो इसका मतलब हाई लो लगना था। अगर ये नॉर्मल आवर्स वाली लाइन ना लिखी होती तो फिर ये सवाल में डाटा इस तरह दिया भी ना होता। ये डाटा दिया ही इसलिए ऐसे था क्योंकि उसने हाई लो मेथड लगवा के फिक्स्ड ओएआर नॉर्मल पे निकलवाना था। तो नॉर्मल आवर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि फिक्स्ड ओएआर निकालने के लिए नॉर्मल आवर्स चाहिए, और नॉर्मल आवर्स से डिवाइड करना है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी तो चाहिए ना, दिए नहीं हुए। दो एक्टिविटी लेवल्स पे दो टोटल ओवरहेड दिए हुए, फिक्स चाहिए। उल्टा चल रहा हूं, फिक्स क्यों चाहिए? क्योंकि फिक्स्ड ओएआर निकालना होता है, तभी तो उन्होंने नॉर्मल आवर्स रखे। नॉर्मल आवर्स से डिवाइड करना है, फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए नहीं है, चाहिए दो अलग अलग लेवल पे टोटल ओवरहेड दिए हुए, चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड, तो हाई लो लगाना पड़ा, इसलिए हाई लो मेथड लगा है। 0.3 तक हो गया, तो फिर ये डेटा इस तरह का होता ही ना, फिर ये उसने दो क्वार्टर ही ना दिए होते। वैसे ही बस उसने बता दिया था कि वेरिएबल ओवरहेड इतने रुपीस पर आ रहे हैं, बस फिर वो ये पॉइंट ही ना बनाता। अच्छा, ये तो काम ही नया शुरू करना है, तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि इतने ओवरहेड्स क्वार्टर 1 में हुए थे, इतने 2 में हुए थे? बिजनेस नहीं नया शुरू करना, बिजनेस हो रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है, एक प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का सारा दिया हुआ था ओवरहेड्स निकालने के लिए। 0.4, हमें इस प्रोडक्ट के लिए एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो उसकी डेप्शन भी होगी। ये मैंने 1 साल का लिखा हुआ, टोटल है ना, तो टोटल कितनी डेप्शन चार्ज हो जाएगी? जितने की वो मशीन होगी, तो उसको आप मशीन कह लें, टोटल डेप्रिसिएशन कह लें। कितने की? 1.5, और इसका टोटल आ जाएगा इसी का 3623 पॉइंट। ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट कितनी है? 5 लाख यूनिट्स बेचेंगे, 11,000 का एक,
और 60% उसकी टारगेट कॉस्ट होगी। 60% क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट 40 कमाना चाहते हैं, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी और पूछा क्या है कि हम सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगे, तो कितना मांगे 323। तो हमें डिस्काउंट रिक्वायर करना पड़ेगा अच्छा ये लिखना नहीं अभी 323 पॉइंट, ये ना नोट करना अभी। इतने मिलियन रुपए डिस्काउंट लेना पड़ेगा। अच्छा जब हम नहीं क्यों, हाँ जी बिल्कुल, हम अगर डिस्काउंट इतना ले लेंगे, अच्छा वैसे तो देखें अगर हम डिस्काउंट ले लेंगे तो अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए तो भी अच्छी बात है ना, लेकिन हमने इतना डिस्काउंट लेना है कि हमारी कॉस्ट इतनी कम हो जाए। हमने डिस्काउंट इतना नहीं लेना, हमने इतना डिस्काउंट लेना है कि कॉस्ट इतनी कम हो जाए। तो ये तो एक ही बात हुई नहीं। हम अगर डिस्काउंट लेंगे, मटेरियल सस्ता खरीदेंगे, तो एक और चीज कम हो जाएगी, वो ये है। तो हमने इतना डिस्काउंट नहीं लेना, हमने कुछ ऐसा डिस्काउंट लेना है कि टोटल खर्चा इतना कम हो जाए। तो हमने 323 डिस्काउंट नहीं लेना, हमने इतना डिस्काउंट लेना है कि ये ड्यूटीज भी कम हो जाएंगी। देखें अगर हम 100 रुपए डिस्काउंट ले लेते हैं, हम अगर 100 रुपए डिस्काउंट ले लेते हैं, बहुत नींद आ रही है, अगर हम 100 रुपए, अभी तो एक चैप्टर कराना है और मैंने, अगर हम 100 रुपए डिस्काउंट ले लेते हैं तो हमारा 100 रुपए भी बचेगा और 15 रुपए भी बचेगा। 15 कैसे बचेगा? यानी हम अगर 100 रुपए डिस्काउंट लेंगे तो हमारा 115 बच रहा होगा। बस ये आखिरी डायलॉग है इस सवाल का। अगर हम 100 रुपए का डिस्काउंट लेंगे तो हमारा 15 रुपए भी बचेगा, तो 100 रुपए का डिस्काउंट मांगने से हमारा टोटल 115 बच जाएगा। ये 323 100 है या 115 है? ये 115 है। तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना लेना है, तो वो हमने लेना है 3623.49 माइनस 3300, लेकिन ये 115 है, ये है। तो हमें डिस्काउंट कितना लेना है? 281.30। हमने अगर सप्लायर से पैसे कम करवाए, मिसाल के तौर पे 100 रुपए कम करवाए, तो हमारे और किस खर्चे पे फर्क पड़ेगा ना। इस पे कितनी ड्यूटी पड़नी थी? तो 15 रुपए ड्यूटी पड़नी थी। अगर हम 100 रुपए मटेरियल सस्ता करवाएंगे तो वो 15 भी तो बचेंगे। तो 100 रुपए सस्ता करवाने से हमारी टोटल बचत 100 नहीं 115 हो जाएगी। तो हमें इतना डिस्काउंट लेना है कि टोटल इतने रुपए बच जाएं। तो वो जो टोटल बच जाए वो 100 नहीं 115 है। क्या अगर हम सप्लायर से 100 रुपए सस्ता खरीदेंगे तो 15 की ड्यूटी भी बचेगी ना। इन टोटल हमें कितना बच जाएगा? तो हमें अगर ये पूछा हो सवाल में कि जी 115 रुपए बचाना चाहते हैं, बताएं क्या करें, सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें, तो क्या जवाब होगा? 115 डिस्काउंट लें। नहीं, आप देखें ना कहां और कहां ताल्लुक है। मटेरियल कॉस्ट चेंज होने से कहां और इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम मटेरियल सस्ता करवा ले, ये तो पूछा है ना कि सप्लायर से कितना डिस्काउंट लें, तो इन लाइनों में कहां ताल्लुक है कि सप्लायर से सस्ता मिलेगा, तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हमने टोटल अगर 115 बचाना हुआ तो सप्लायर से हम 100 रुपए का डिस्काउंट मांगेंगे, क्योंकि अगर हम सप्लायर से 115 का डिस्काउंट मांगेंगे
तो टोटल फिर हमारा को 125-30 बच रहा होगा। तो कहें सर ठीक है बचा लें, तो फिर 200 का डिस्काउंट मांग लेते हैं, फिर 400 का क्यों ना मांग लें। हमने तो देखना है ना कितना हमने बचत करनी है, तो हमने जितना पैसा कम करना है, जितनी कॉस्ट कम करनी है वो ये है, तो हमने डिस्काउंट कितना लेना है वो ये। अब इतने रुपए का डिस्काउंट हमें सप्लायर से मांगना होगा। यह सवाल वैसे यहां भी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि सप्लायर को हम कहेंगे इतने रुपए का डिस्काउंट दे दो, हम उससे कैसे डिस्काउंट मांगेंगे? नहीं, ये तो वैसे नेगोशिएशन हो गई ना। हम कहेंगे जी इतने रुपए का डिस्काउंट दे दो, उसका सप्लायर और है, उसका और है, उसका और है। हम कहेंगे जी इतने % डिस्काउंट दे दें। वैसे अगर कोई यहां तक भी सॉल्व कर देगा तो सही है, लेकिन इसका एक और लेवल ये हो सकता है कि इसको परसेंटेज में बताएं कितना, क्योंकि जब सप्लायर से डिस्काउंट मांगेंगे तो परसेंटेज होनी चाहिए ना। तो कितना सप्लायर से परसेंटेज डिस्काउंट लेंगे हम? 281 को किससे डिवाइड करूं? 293032 ये चले लेक्चर 80 बस।